नमस्कार दोस्तों, आज विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं वायुदाब की पेटियों की तरफ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वायुदाब की कौन कौन सी पेटियां होती हैं और उनका निर्माण कैसे कैसे होता है। तो दरअसल ये एक ऐसा सेक्टर है जो नॉर्मल में आपको किताबों वगैरह में समझ में नहीं आता है। वैसे मैंने पवनों के लेकर के मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि वायुदाब की जो पेटियाँ होती हैं वो कैसे बनती हैं, क्योंकि दरअसल इसके बाद में भारतीय मानसून की जो मैं बताऊँगा इंडियन ज्योग्राफी में, तो उसको समझने के लिए आपको एयर प्रेशर बेल्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उनको समझे रहेंगे तभी भारतीय मानसून को समझ पाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर के आया हूँ एयर प्रेशर बेल्ट। इनका निर्माण कैसे होता है, वायुदाब की विषमता आखिर कैसे होती है, पूरी पृथ्वी पर एक कैसे कार्य करता है वायुदाब की विषमता, और कैसे कैसे जो पेटियाँ बनती हैं उनका निर्माण कैसे होता है, और इन दोनों के बीच में जो हवा का संचरण किन किन माध्यमों से होता है और कैसे कैसे होता है, इनको हम देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले मैं बता दूँ, मान लीजिए क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो जहाँ पे भी सबसे अगर जो किसी पृथ्वी के किसी क्षेत्र में जहाँ पे सूरज की किरणें लंबवत चमकेंगी, उस क्षेत्र में क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सूरज है, सूरज यहाँ पे है, तो इससे सबसे सीधी किरणें इसकी कहाँ पड़ेंगी। अगर ये सूरज है, इसकी सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी, इसकी सीधे किरणें पड़ेंगी विषुवत रेखा पर। कहाँ पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर। जब जिस क्षेत्र में सीधी किरणें पड़ रही हैं तो ये क्या, विषुवत रेखा क्षेत्र में, यहाँ पे कैसा निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। अभी बता रहे हैं कैसे बनेगा। और जहाँ पे तिरछी किरणें पड़ेंगी वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बनेगा, मतलब उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। लेकिन इन दोनों दाबों के बीच में आखिर डिफरेंस कैसे होता है, इनको हम देखते हैं। जब विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूरज की जब सीधी किरणें पड़ती हैं, जब सीधी किरणें पड़ेंगी तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो पवन हल्की होगी, पवन हल्की होगी तो ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी। जब पवन ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी तो क्या होगा, इस क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अगर जो पवनों के डिफरेंस में या हम पूरी पृथ्वी पर अगर जो हम सिर्फ तापमान को ही लें, अगर जो हम पूरी पृथ्वी पर तापमान को ही अगर जो पवनों में विषमता मान ले कि टेम्परेचर में विषमता के आधार पर ही वायुदाब की पेटियां बनती हैं, तो मुख्य रूप से 3 पेटियों का निर्माण होता। एक होती विषुवत रेखीय पेटी, एक होती ध्रुवीय पेटी और नीचे दक्षिणी ध्रुव की पेटी। मुख्य रूप से 3 पेटियां बनती। लेकिन जो वायुदाब की पेटियों के बनने के लिए इसके पीछे पृथ्वी का घूर्णन भी कार्य करता है। पृथ्वी का घूर्णन कैसे कैसे घूर्णन कार्य करता है, इसको भी हम देखेंगे, कैसे कैसे घूर्णन उत्तरदायी होता है पृथ्वी के एयर, मतलब कि कह सकते हैं एक प्रकार से वायुदाब की पेटियों के निर्माण में। तुम सबसे पहले देखते हैं आखिर बनती कैसे हैं। सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, सूरज की किरणें पड़ रही हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र में। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं। जब विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी तो इस क्षेत्र में क्या होगा, हवा हल्की होगी, मतलब कि गर्मी ज़्यादा होगी तो हवा हल्की होगी। जब हवा हल्की होगी तो ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी। जब हवा ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी तो यहाँ पे कैसा क्षेत्र बनेगा, निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। निम्न दाब का क्षेत्र बनता है यहाँ पे। अब निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, ये जो कंडीशन है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में पाई जाती है। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में ये कंडीशन पाई जाती है। अब इन क्षेत्रों में हवा क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। अब हवा जब लंबवत चल रही है, मतलब लंबवत ऊपर की ओर उठ रही है, क्षैतिज रूप से नहीं चलती है। जब लंबवत रूप से चलती है इसलिए काफ़ी शांत क्षेत्र होता है, इसलिए इसको हम डोलड्रम की भी संज्ञा देते हैं। डोलड्रम दरअसल 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में शांत वायुदाब की पेटी होती है। कैसी होती है, निम्न वायुदाब की पेटी को हम डोलड्रम की संज्ञा देते हैं। इसको हल्का सा दिमाग में रख लीजिएगा, डोलड्रम। अब यहाँ पे क्या है, उच्च वायुदाब का, यहाँ पे निम्न है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र इस क्षेत्र में बन गया, निम्न वायुदाब। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर देखेंगे तो हम 30 से 35 डिग्री यहाँ पे है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे बनता है उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब बनता है, लेकिन कैसे बनता है, जो मैं उत्तर में बता रहा हूँ उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो पहले मैं उत्तर बता दूँ, उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में काम करेगा। सबसे पहले एक विषुवत रेखीय क्षेत्र है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूरज की किरणें लंबवत चमकती हैं। सूरज की किरणें लंबवत चमकने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ की हवा हल्की होगी। जब हवा हल्की होगी तो ऊपर की उठना शुरू करेगी। इसका मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हवा में ऊंचाई पर कैसा क्षेत्र बनता है, हवा में ऊंचाई पर हम देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई प्रेशर बनता है। सतह पे लो प्रेशर और ऊपर ऊंचाई में हाई प्रेशर का क्षेत्र बना। कहाँ पे, निम्न वायुदाब, मतलब कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में कैसा बना, निम्न वायुदाब का क्षेत्र सतह पे, उच्च वायुदाब का क्षेत्र ऊपर, मतलब हवा में बन गया। अब जब हवा ऊपर की ओर जाती है, जब हवा ऊपर की ओर जाती है तो इसको हम आरोहण कहते हैं, मतलब हवा का आरोहण। हवा का आरोहण का मतलब हवा का गर्म होकर के ऊपर उठना क्या कहलाता है, आरोहण कहलाता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र से हवा ऊपर की ओर उठती है। अब इसको 3D में समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्षेत्र से क्या हुई, हवा ऊपर की ओर उठना शुरू की। हवा क्या हुई, ऊपर की ओर उठना शुरू की। जब हवा ऊपर की ओर उठ गई, करीब 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब हवा पहुंच गई,
उठकर कहाँ पहुंची, 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा पहुंच गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब ये हवा क्या होगी, ऊपर की ओर चलना शुरू करेगी, या तो ये उत्तरी ध्रुव की ओर और या दक्षिणी ध्रुव की ओर चलना शुरू करेगी। अब देखिए इसको, विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी से उठी हुई ऊपर की हवा क्या करेगी, ध्रुवों की ओर चलना शुरू करती है। यहां से उठेगी और जाना शुरू करेगी ध्रुवों की ओर। इस क्षेत्र से उठ करके कहां जाएगी, ध्रुवों की ओर जाना शुरू करेगी। जब वो ध्रुवों की ओर जाना शुरू करती है तो उस पर एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं कैरोलिसिस फोर्स। एक वैज्ञानिक है कैरोलिसिस, उन्होंने अपने नाम पे इस फोर्स की खोज की थी। इन्होंने जैसे पृथ्वी के घूर्णन पे जो बल लगता है उसी फोर्स किसने की थी, कैरोलिसिस ने की थी। उन्होंने अपना नाम दे दिया कैरोलिसिस फोर्स। तो इस पे क्या होता है कि ये पवन विषुवतरेखीय क्षेत्र से उठी हुई पवन क्या होती है, ध्रुवों की ओर जाना शुरू करती है, लेकिन वो ध्रुवों तक पहुंच नहीं पाती है। जैसे ही वो 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती है, 30 से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही वो पहुंचती है, उस पर बल काम करता है कैरोलिसिस फोर्स। वो इसको ध्रुवों पर जाने ही नहीं देता है, मतलब कि इन पवनों को ध्रुवों तक जाने ही नहीं देता है, इनको ये घुमा देता है। ये क्या करता है, इनको घुमा देता है। मतलब कि जिस पवन को ध्रुवों तक जाना चाहिए था वो ध्रुवों तक ना पहुंच करके ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने लगती है। इस पे एक बल कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं कैरोलिसिस बल। ये यहाँ पे पहुंचता है तो जिन पवनों को ध्रुवों तक जाना चाहिए था वो क्या होंगी, ये यहीं तक आ पाती हैं। ये इसकी वास्तविक रेखा है जिसको जाना था ध्रुवों तक, लेकिन ये यहाँ तक ना पहुँच करके ये क्या हुई, यहीं पर मुड़ गई। यहीं पर क्या हुई, मुड़ गई। अभी ये क्या है, सतह पर ही, अभी ये ऊंचाई पर ही, नीचे भी मुझे नहीं जाना, नीचे भी आएंगे। ये क्या सतह पर ही है, ऊपर की ओर है, मतलब कि हवा में ये पवन है। कौन सी, विषुवतरेखीय से जो पवन उठी थी उसको जाना था ध्रुवों की ओर, लेकिन कैरोलिसिस फोर्स के कारण कैरोलिसिस फोर्स ने उस पवन को घुमा दिया। और जब इस पवन को घुमा दिया तो ये पवन 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने लगी, मतलब ये क्या हुई, इस तरफ चलने लगी। अब इस पवन का भार क्या है, ज्यादा है। अब ये पवन क्या होगी, इस क्षेत्र में उतरेगी। 30 से 35 डिग्री अक्षांश में पवन क्या होगी, नीचे उतर जाएगी। उसको हम आरोहण कहते थे, इसको हम अवरोहण कहेंगे। मतलब किसी पवन का ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है, आरोहण, और किसी पवन का ऊपर से नीचे की ओर जाना क्या कहलाता है, अवरोहण कहलाता है। मतलब निम्न दाब की स्थिति में जब हवा ऊपर की ओर उठती है तो उसको हम आरोहण कहते हैं, और जब उच्च दाब की स्थिति में हवा ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसको हम अवरोहण कहते हैं। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश में अवरोहण की स्थिति में हवा नीचे की ओर उतरती है। अब वो हवा कैसी थी, भारी थी, क्योंकि यहाँ पे हवा ऊपर पहुंची। जब ऊपर पहुंच गई तो भारी हो गई। भारी होकर के उसको ध्रुवों की ओर जाना था, लेकिन ध्रुवों की ओर जा नहीं पाई। वो क्या हुई, इस तरफ घूमना शुरू कर दी 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे। तो यहाँ से चली हुई हवा ऊपर से, सतह से चली, मतलब कि यहाँ से ऊपर से चली हुई हवा इस क्षेत्र में उतर जाती है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे क्या होती है, उतर जाती है। और ये हवा कैसी है, उच्च है। तो यहाँ क्या होगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, उच्च वायुदाब। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे की ओर भी एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। ये वाला क्षेत्र कैसा होगा, उच्च होगा। यहाँ पे क्या था, निम्न था, ये विषुवतरेखीय निम्न था, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। इसके ऊपर भी उच्च है, इसके नीचे भी उच्च है। यहाँ पे जैसे पवन उत्तरी गोलार्ध में चल रही उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है। तो ये उत्तरी कहाँ पे, इस क्षेत्र में उतरती है जहाँ पे पवनें उतरती हैं, क्योंकि यहाँ पे पवन क्या ऊर्ध्वाधर रूप से चल रही है। कैसे, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे रूप से चली, क्षैतिज रूप से नहीं चल रही। तो जहाँ पे उतरती है उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो पानी होता है काफ़ी शांत होता है। एक तो विषुवतरेखीय क्षेत्र पे शांत था, एक 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे शांत रहता है। और जिसे 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे जो है मतलब कि जो क्षेत्र जो शांत पेटी होती है, इसको हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश का मतलब कुछ और नहीं है। दरअसल पहले के ज़माने में जब घोड़े मतलब कि उत्तर अमेरिकी क्षेत्र से यूरोप में लोग आते जाते थे तो घोड़ों मतलब कि पानी काफ़ी शांत रहता था। जब पानी शांत रहता था तो स्थिर रहेगा, तो उनको घोड़ों को चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती, मतलब कि नावों को चलाने में प्रॉब्लम होती, तो घोड़ों को क्या करते थे, पानी में फेंक देते थे। इसी के आधार पर इनका नाम पड़ा है। तो अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इनको हम अश्व अक्षांश कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, अश्व अक्षांश। अब इस क्षेत्र में क्या हुआ, हवा उतरी तो कैसा बना, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना, उच्च वायुदाब का क्षेत्र। अब यहाँ हवा सतह से फिर इस क्षेत्र में आना शुरू करेगी, हवा सतह से इस क्षेत्र में आना शुरू करेगी। उच्च वायुदाब से हवा निम्न वायुदाब की ओर आना शुरू करेगी, और जैसे ही यहाँ पहुँचेगी वो फिर ऊपर की ओर उठ जाएगी। ये क्या होगी, फिर ऊपर की ओर उठ जाएगी। और जब ऊपर की ओर उठ जाएगी तो क्या होगा,
ये वही फिर एक सर्किल के रूप में चलता रहेगा। मतलब कि उच्च वायुदाब, मतलब कि जो क्षेत्र इसको उपोष्ण कहते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। यहाँ से पौने क्षैतिज रूप से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं और जैसे ही विषुवत रेखा पर पहुँचती हैं ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और जैसे ही ऊपर की ओर उठती हैं ऊपर ही ऊपर इनको ध्रुवों की ओर जाना था, लेकिन ध्रुवों की ओर नहीं पहुँच पाती क्योंकि उन पर कैरोलिसिस बल कार्य करता है। कैरोलिसिस बल इन पवनों को घुमा देता है और एक घूम जाती हैं पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाती हैं और उपोष्ण उच्च वायुदाब में नीचे की ओर उतर आती हैं। मतलब कि यहाँ से सतह से चली, इस तरीके से सतह से चली, सतह से चलने के बाद यहाँ पे ऊपर की ओर उठ गई, ऊपर की ओर उठी, फिर उच्च वायुदाब पे फिर नीचे की ओर आ गई। तो मैंने सबसे पहले देखा कि अगर जो हम सिर्फ ताप को लें तो तीन मैंने वायुदाब की पेटियाँ बताया। अगर जैसे हम ताप को आधार लेते हैं तब एक विषुवत रेखी और 2 ध्रुवीय पेटी, 3 पेटी थी, लेकिन अब मुझे 2 पेटी और पता चली, उपोष्ण उच्च वायुदाब और नीचे की तरफ उपोष्ण उच्च वायुदाब। अब पेटियों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। वैसे 7 पेटियां होती भी मैं बता रहा हूँ, 2 और हैं। अब टोटल हमें पेटियां पता चली 5 पेटियां, अभी 2 पेटी और हैं, और 2 पेटी कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। जो पेटियां हैं इसके ऊपर की तरफ, एक तो ध्रुवों पे उच्च वायुदाब है, ध्रुवों पे क्या है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, कहाँ पे? उपोष्ण उच्च वायुदाब का। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो इस क्षेत्र में बनता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब जो उपोष्ण उच्च वायुदाब था, इसके ऊपर एक और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है जिसको हम बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। अभी मैं आगे बताऊंगा, फिगर बना है। तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। अब देखिए इसमें पौने कैसे चल रही हैं, उनको देखिए। सबसे पहले क्या थी? ये पृथ्वी थी। पृथ्वी में सबसे पहले एक विषुवत रेखी क्षेत्र था, विषुवत रेखी पेटी, इसको हम बोलते हैं विषुवतीय पेटी। ये कैसी होती? निम्न होती है। इसके ऊपर एक पेटी होती है जिसको हम बोलते हैं उपोष्ण, और उपोष्ण के ऊपर होती है एक उपध्रुवीय। उपध्रुवीय, ये उपध्रुवीय पेटी जो होती है लो प्रेशर की होती है, उपोष्ण की हाई होती है और विषुवत रेखा के भी लो होती है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ें पता चल गई कि विषुवत रेखा पे निम्न वायुदाब क्यों है और उपोष्ण कटिबंधी या उपोष्ण पेटी पे निम्न उच्च वायुदाब क्यों है, ये चीज़ें हमें पता चल गई हैं। तो पौने क्या थी? यहाँ पे उतरी थी, किस क्षेत्र पे? उपोष्ण हाई प्रेशर पे। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ ध्रुवीय पेटी है, ध्रुवीय पे भी उच्च वायुदाब है, ध्रुवीय पे भी क्या है? उच्च वायुदाब है। अब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से इस उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी को भरने के लिए यहां से पौने चलेंगे, यहां से पौने चलना शुरू करेंगे, और उच्च वायुदाब से यहां से पौने चलना शुरू करेंगे। किसकी तरफ? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर तो था ही, ध्रुवों पर भी हाई प्रेशर है, बीच का जो क्षेत्र है इनमें इनकी तुलना में क्या होता है? लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि पौने यहाँ पे तो उतर नहीं रही है, पौने तो यहाँ उतर रही थी। तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से पौने चलना शुरू करती हैं, और उपोष्ण कटिबंधीय पेटी से भी क्या होती है? पौने चलना शुरू करती हैं इस उपध्रुवीय निम्न वायुदाब को भरने के लिए। लेकिन जैसे ये दोनों पौने आती हैं, जैसे ये दोनों पौने आती हैं, एक ध्रुवीय पेटी से और एक उपोष्ण पेटी से, इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए जैसे पौने आती, दोनों टकरा जाती हैं। जैसे ही दोनों पौने टकराती हैं और टकराने के बाद ये ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ये क्या होती हैं? ऊपर की ओर पौने उठ जाती हैं। इस तरफ से पौने आई, टकराई, जब दोनों पौने टकराई तो ऊपर की ओर उठ गई। अब ये जैसे ही पौने ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर की ओर उठने के बाद ये पौने इस तरफ चलना शुरू कर देती हैं, ध्रुवों की ओर ये चलना शुरू कर देती हैं। उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना, ध्रुवों की ओर चलना शुरू कर दी, और एक पौन यही उपोष्ण हाई प्रेशर पे चली आती है। इसी क्रम में क्या होता है? सर्किल के रूप में चलता रहता है। सर्किल के रूप में हवा चलती क्यों है? क्योंकि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। मिलीबार में दरअसल को नापते हैं, तो अगर जो 1 मिलीबार का भी अंतर होगा तो हवा चलेगी जरूर। अगर जो मान लीजिए, दरअसल हवा की रफ्तार भी पूरी तरीके से किस पे निर्भर करती है? हवा की उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब पे निर्भर करती है। हवा हमेशा उच्च से निम्न की ओर ही चलेगी, तो ये चीज़ याद रखेगा, उच्च से निम्न की ओर चलना शुरू करती है। दरअसल ये जो पौने चल रही हैं इसको हम बोलते हैं वायुदाब की प्रवणता। क्या बोलते हैं? वायुदाब की प्रवणता, एयर प्रेशर ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं।
अब दरअसल वायुदाब की प्रवणता का मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है ये पीछे कार्य करता है, क्योंकि जिस भी निम्न दाब का क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा एयर प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा, प्रेशर ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब वायुदाब की प्रवणता उतनी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे उतनी ज़्यादा होगी तो पवनें उतनी तेज़ी रफ्तार से उसकी तरफ चलती हैं। तो इस फिगर को समझिएगा, फिर मैं इसके बारे में आऊँगा। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, और इसको एक बार फिर से देख लीजिए। अब मैं पेटियों के नाम बता दूं कौन कौन सी पेटियां होती हैं। सबसे पहले एक बीच की ओर होती है जिसको हम बोलते हैं विषुवत पेटी। विषुवती ये कैसी होती है? लो प्रेशर की होती है। लो प्रेशर की इसलिए होती है क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की हवा क्या होती है? ऊपर की ओर चलती है, शांत क्षेत्र होता है, इसलिए इसको हम डोलड्रम कहते हैं। इसके बाद में ऊपर की ओर एक पेटी होती है जिसको हम बोलते हैं उपोष्ण। ये उच्च वायुदाब की पेटी होती है। उच्च वायुदाब मतलब हाई प्रेशर की पेटी होती है। दरअसल विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पवनें गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू करती हैं, और जैसे ही वो गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करेंगी वो ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देती हैं, लेकिन ध्रुवों की ओर पहुंच नहीं पाती क्योंकि कैलोसिस फोर्स उसको 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर उसको घुमा देता है, और वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलना शुरू कर देती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे चलती हैं 30 से 35 डिग्री अक्षांश में क्या होती हैं? ये नीचे की ओर उतरती हैं, और यहाँ पे एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, इसको हम बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब। इसके ऊपर की तरफ एक यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है जिसको हम बोलते हैं उपध्रुवी। उपध्रुवी इसके ऊपर एक क्या है? ध्रुवी है। ध्रुवी क्या होता है? हाई प्रेशर की बेल्ट होती है, और जो हाई प्रेशर की बेल्ट होती है इसमें हमेशा इसमें तापमान का ज़्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए हाई प्रेशर की बेल्ट बन जाती है। लेकिन जो उपध्रुवी पेटी है ये उपोष्ण कटिबंधीय पेटी और ध्रुवीय पेटी की अपेक्षा इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। पवनें इसकी ओर चलना शुरू करती हैं, एक ध्रुवीय इस तरफ से और एक नीचे की तरफ से। इस उपध्रुवीय निम्न वायुदाब को भरने के लिए जैसे ही वो इस तरफ चलना शुरू करती हैं और वो दोनों आपस में टकराती हैं, और टकराने से वर्षा वगैरह भी होती है, और ये पवनें ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और ऊपर की ओर उठने के बाद ये फिर ऊपर सतह से सतह मतलब ऊपर की ओर हवा में ये ध्रुवों की ओर एक चली आती है और एक उपोष्ण कटिबंध में फिर चली आती है। यही क्या होता है? वायुदाब की पेटियाँ होती हैं। तो कुल पेटियों की संख्या कितनी है? 7 है। अब इस फिगर को देखिए, ये क्या है? विषुवती निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ये क्या है? विषुवती निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। यहाँ हमेशा क्या होता है? यहाँ हमेशा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना होता है। इसके ऊपर का जो मैंने फिगर बनाया है ये क्या है? ये उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। इसके बाद में ऊपर की तरफ जो मैंने बनाया है ये उपध्रुवी निम्न है। उपध्रुवी निम्न है, इसके ऊपर फिर ध्रुवी है। ध्रुवी है जैसे उत्तरी गोलार्ध में उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी हुई? ध्रुवी 1, उपध्रुवी 2, उपोष्ण उच्च और विषुवतीय निम्न क्या हुई? 4 पेटियां हो गई, और ऊपर की तरफ भी इसमें 3 होती हैं क्योंकि विषुवत तो दोनों तरफ से कॉमन ही है। तो पेटियों की संख्या कितनी हुई? टोटल पेटियों की संख्या हो जाती है 7। एयर प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई है। अब ये मुझे समझ में आ गया कि एयर प्रेशर बेल्ट बन गई हैं, 7 हो गई, लेकिन पवनें आखिर चलती हैं, इनके पीछे कारण क्या है? तो उनको मैं हल्का सा देख लेता हूँ। पवनें जो चलती हैं इनके पीछे कारण क्या होता है? कौन कौन सी पवनें होती हैं? तो इसके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले याद रखिएगा कि इन पवनों के चलने के पीछे फेरल का नियम कार्य करता है, और फेरल का नियम क्या कहता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि विषुवत रेखा ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो ये कौन सा है? 30 से 35 डिग्री, इसके ऊपर 60 से 65, और उसके ऊपर फिर ध्रुवी मतलब 90 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, और नीचे की तरफ बिल्कुल इसी तरीके से लिख लीजिए, ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ ये साउथ हो जाएगा, और नीचे की तरफ 60 से 65 डिग्री साउथ हो जाएगा, उसके नीचे फिर 90 के आसपास ध्रुवी हो जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे क्षेत्र बने हुए हैं। अब इन एक दरअसल जानते होंगे समदाब रेखाएं होती हैं। समदाब रेखाएं समान दाब को दर्शाती हैं, लेकिन दरअसल जैविक दाबों में अंतर देखने को मिलेगा, बस पवन चलना शुरू कर देगी। इस क्षेत्र में हमेशा जैसे मैंने बताया है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो ये उच्च वायुदाब मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब से पवनें किसकी ओर चलना शुरू करेंगी? निम्न वायुदाब की ओर चलना शुरू करेंगी। विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की ओर चलना शुरू करेंगी। वैसे चलना तो इन पवनों को इस तरीके से चाहिए था, लेकिन साथ साथ में पृथ्वी का घूर्णन भी कार्य करता है। पृथ्वी घूर्णन की वजह से इन पवनों की दिशा बदल जाती है। फेरल महोदय कहते हैं कि कोई भी पवन जो अपना गोलार्ध चेंज करती है तो अपने उल्टी दिशा में मुड़ जाती है। ये फेरल का नियम है।
अगर जो कोई पवन उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेगी तो अपने दाएं किनारे की ओर मुड़ जाएगी, और जब दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचती तो अपने बाएं किनारे की ओर मुड़ जाती है। यही फेरल का नियम है। ये अभी जब नेक्स्ट चैप्टर जो मानसून होगा उसको समझने के लिए आधार प्रदान करेगा कि कैसे भारत के केरल तट पे मानसून आ रहा है और कैसे बंगाल की खाड़ी की शाखा कार्य करती है। ये दोनों समझने के लिए जरूरी रहेगा, तो इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे 30 से 35 डिग्री अक्षांश से पवनें चलना शुरू करती हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ। इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें नाम दे दिया गया ट्रेंड विंड्स, दरअसल लेकिन व्यापारिक कोई ये व्यापार करने के लिए संबंधित नहीं, जर्मन शब्द से बना है, लेकिन इनका व्यापारिक पवनें नाम दे दिया गया है, बस इनका कोई व्यापार से कोई लेना देना नहीं। इससे सन्मार्गी पवनों के नाम से भी जानते हैं, सन्मार्गी पवनें। इन पवनों को चलना चाहिए था इस तरफ, सीधे चलना चाहिए था, लेकिन क्या होती हैं, ये हमेशा अपने दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाएं किनारे की तरफ, बाएं किनारे की तरफ मुड़ती जाती हैं। लेकिन जैसे ये पवन उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, ये क्या चलने लगती हैं, अपने बाएं किनारे की ओर मुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले इस क्षेत्र की पवन, जो एक प्रकार से कह सकते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स, या फिर हम सन्मार्गी पवनें कह सकते हैं। इसके बाद में जो भी पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर जो चलती हैं, इनको हम कहते हैं पछुआ पवनें। पछुआ पवनें, पछुआ पवनों को भी इस भरने के लिए इनको इस तरीके से चलना चाहिए था, लेकिन अभी मैंने बताया कि जो पवनें अपनी उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं अपने दाएं किनारे की तरफ मुड़ जाती, तो इनकी दिशा किस तरीके से होगी, इस तरफ से होगी, इस तरीके से होगी। और ऊपर की ओर से भी मैंने बताया कि पवनें आती हैं, ऊपर की ओर से भी पवनें आती हैं, जिनको हम ध्रुवी पवनें कहते हैं। ये इनकी दिशा भी इस तरीके से होगी। अब इनका दायां किनारा, अगर जो कोई पवन ऊपर से आ रही है तो इसका दायां इस तरफ होगा। अब देखिए, अब इनकी दिशा देख लीजिए, अपने हिसाब से भर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो पवन, ये जो इस क्षेत्र की पवन है, इनको व्यापारिक पवनें कह देते हैं, व्यापारिक। और जो इसके ऊपर की पवनें, इनको कहते हैं पछुआ, पछुआ। और इसके ऊपर की पवनों को ध्रुवी कहते हैं, ध्रुवी पवनें कहते हैं। तो अब देखिए, अगर जो पछुआ पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध की होंगी, इनकी दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। ये क्या अपने बाएं किनारे की ओर मुड़ जा रही है, सिरल के हिसाब में बाएं किनारे की ओर मुड़ जाती हैं। और नीचे की तरफ जो ये वाला क्षेत्र होगा, इसमें पवनें क्या होंगी, इस तरीके से चलेंगी, सॉरी इस तरीके से। तो अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, भर लीजिएगा। इन पवनों की दिशा यही होती है, उत्तरी गोलार्ध में दाएं किनारे की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं किनारे की तरफ पवनें मुड़ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरल के नियमानुसार पवनों का। अब यही जो पवनें होंगी, ये आगे समझने के लिए आधार प्रदान करेंगे कि कोई भी मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। दरअसल जब बारिश होती है तो बारिश होने के लिए सबसे जरूरी होता है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। आखिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे किसी वायुदाब के क्षेत्र में, मतलब किसी पवन के द्वारा ग्रहण की जाने वाली आर्द्रता को हम क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये होती क्या है, दरअसल अब जैसे किसी टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लीजिए तापमान क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब जो भी पवनों के द्वारा जब पवनें चलती हैं तो अपने साथ कुछ नमी लेकर के गई हैं, अगर जो उनकी सापेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा है तो वो क्या होंगी, इसका मतलब उनका तापमान ज़्यादा, तो उनकी सापेक्षिक आर्द्रता भी ज़्यादा है, वो काफ़ी टाइम बाद बारिश कराएंगी। अब जिसकी भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 पहुँच जाती है, मतलब 100% पहुँच जाएगी, वहीं बारिश हो जाएगी। वो क्या होंगी, संघनित हो जाती हैं। संघनित का मतलब बूंदों का रूप ले लेंगी, संतृप्त हो जाएंगी और बारिश करा देती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो भी पवनें चलती हैं, जैसे इस क्षेत्र में ले लीजिए, भारत को हम देखेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा, भारत इस क्षेत्र में पड़ेगा, तो यहाँ से जो भी पवनें चलती हैं वो क्या करेंगी, यहाँ से जो भी नमी लाती हैं, तो जैसे पश्चिमी घाट से टकरा के ऊपर की ओर उठती हैं, तो इनकी जैसे ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, घटता जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटेगा, और जब तापमान घटेगा तो क्या होगा, उनकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, बारिश जल्दी, सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। जब सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी तो उसको जल्दी बारिश करा देती है। इसलिए जितना ऊंचाई पर जाते जाएंगे, इसका मतलब तापमान जब घटता है तो सापेक्षिक आर्द्रता भी कम हो जाती है, जब तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें भी बहुत सी पवनें हैं, जैसे पछुआ पवन है और जो
व्यापारिक पवन है और ध्रुवीय पवन है, इसके लिए आपको मेरे पवनों का वीडियो देखना पड़ेगा। पवनों के वीडियो मैंने इसके बारे में बताया है। तो एयर प्रेशर बेल्ट कितनी होती हैं? मुख्य रूप से 7 एयर प्रेशर बेल्ट होती हैं। एक होती है विषुवत-रेखीय पेटी और 2 होती हैं जो उपोष्णकटिबंधीय पेटी, उसके ऊपर 2 होती हैं जिनको हम बोलते हैं उपध्रुवीय पेटी, उसके ऊपर 2 जो ध्रुवीय पेटी होती हैं। तो मुख्य रूप से 7 हैं, फिगर बना लीजिएगा, एक एक को समझ लीजिएगा इनके बारे में। दरअसल ये पेटियां जब सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खिसक भी रहती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खिसकती रहती हैं, जिसको भी हल्का सा दिमाग में रख लीजिएगा। जब सूरज उत्तरायण होगा तो पौने जब पेटियां क्या होंगी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत खिसकेंगी। दरअसल जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है उसको ITCZ की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जहाँ पे सूरज लंबवत चमकेगा वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, उसको ITCZ बोलेंगे। तो इसके खैर ITCZ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स क्या होता है, कैसे बनता है, ये मैं भारतीय मानसून को समझने के लिए मैं बताऊंगा। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जो वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।